हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपकी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति कैसे होती है, कैसे चुनाव होते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। परिचय। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है न ही ज़रूरी कि लोग सीधे शासन करें। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है और उपयोगी क्यों है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। अध्याय के बाकी हिस्से में इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक नज़र डालेंगे और हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ पर हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की जो भूमिका है उस पर भी विचार करेंगे। यानी चुनाव के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम इस अध्याय में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय को। सबसे पहले तो चुनाव क्यों। तो सबसे पहले तो हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आधी रात के बाद का समय। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने वाले ही हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद से उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। यह है हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष में एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब भी सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्हें लोकदल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली और लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तक तब सिर्फ 5 सीटें लगी। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर ही वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे खेतिहर, किसान और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। आगे देखते हैं चुनावों की ज़रूरत क्यों। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनावों की ज़रूरत होती क्यों है?
आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। तो किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो उसे पद पर न बने, वो जो है अपने पद पर न बना रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधि वाले लोकतंत्र में चुनाव को ज़रूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो बात करते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं। चुनाव कई तरह के होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही है, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इन्हें जांचने के हमारे क्या पैमाने हैं? तो हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का सम्मान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिन्हें चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। और पाँचवां, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। इसे सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप में यही व्यवस्था बेहतर काम करती है और एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों से समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं और
संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम न हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही न हो। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र के बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार और दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। ये तो नॉर्मल सी बात है। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक के लिए अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक उसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों को सेवा के लिए बाध्य होते हैं। तो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभाएं और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं और कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। तो इस तरह से ये कुछ चुनावी क्षेत्र दिखाए गए हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए होते हैं। यानी सिर्फ क्या होता है कि कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए होता है, तो उसे तो उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। देखेंगे आगे चुनाव क्षेत्र। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हर क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनको बांट लिया जाता है पूरे क्षेत्र को, और अलग अलग क्षेत्र से जो है एक एक व्यक्ति जो है उनका उम्मीदवार निकल करके आता है, यानी जो विजयी होता है, निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद सदस्य। कौन से वाले को? लोकसभा चुनाव को। चलिए आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में जो है, देखिए कहाँ पर थे हम, यहाँ पर। चलिए, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती है, इसका मतलब है विधानसभा के 60 निर्वाचित क्षेत्रों में लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं। अब बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं।
देखिए, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था जो है वो सोची, और इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं 26 जनवरी 2019 की ये जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, और ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्सों के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण यानी पंचायतों, शहरी यानी नगर पालिका और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात जो है वो अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब बात करते हैं हम आगे मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। तो इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, चलिए आगे देखते हैं, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग इस इलाके से बाहर चले जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। तो हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्णतः नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल सके। पर मतदान के लिए कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। अब बात करते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी
अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है और अब जो है हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। पहली बात तो कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले कौन कौन से हैं, उम्मीदवार और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ सिद्धांत किए गए हैं। इन्हें भी इनके जो है सही जोड़े बनाएं, तो हम जोड़े बना सकते हैं इनके। देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो क्या है कि 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मताधिकार होगा। कमज़ोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, तो ये रहा। एक मत एक मोल, तो उसके लिए हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होते हैं। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, तो सभी को पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है। चुनाव अभियान, अब देखते हैं चुनाव अभियान कैसे और क्या होता है। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी, ये अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान भी यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल होने के महीने पहले से इसकी तैयारियाँ जो है वो शुरू कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। आइए हम विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले गरीबी जो है देश से हटाएगी। फिर 1977 में लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वादा किया था। वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को जो है उनका नारा दिया था और 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले इसके लिए कई बार कुछ दखल देना ज़रूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। क्या क्या नहीं कर सकती? मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना, और अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाता है या हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही होती है। किसी चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन, विमान और अधिकारियों
का चुनाव में उपयोग वो नहीं कर सकते हैं। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे वो नहीं कर सकते हैं। मतदान और मतगणना की बात करते हैं। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना, और इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन जो है वो कहा जाता है। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर काला निशान लगा देते हैं, उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं और सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे वे देख सके कि चुनाव जो है वो ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले मतदान एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सीलबंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव से अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरी विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। अब बात करते हैं कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो हम चुनाव में गड़बड़ियां और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार में, टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाएं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने और टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जनसमर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? तो हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति और सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इससे सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं और पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है। साथ ही उसने अपनी शक्तियों
में विस्तार भी किया है और अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों या पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मान्य होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव न था। तो बात करते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना कि उसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। देखिए, पहला चित्रण, भारत और ब्रिटेन में मतदान का प्रतिशत। ब्रिटेन का रेड जो है पिंक कलर में है और भारत का इस कलर में है। तो देखिए, ब्रिटेन का लगभग घटा और फिर यहाँ जो है इसका बढ़ रहा है, लेकिन भारत का लगभग जो है वो बढ़ रहा है। तो चलिए इसकी स्थिति देखते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, लेकिन भारत में या तो यह स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं और ये आंकड़ा यहाँ पर यही दिखाता है। पश्चिम में लोकतंत्र में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ऊंचे हैं वो कम करते हैं 56% और पिछड़ी वाले नॉर्मल है, लेकिन ये दोनों जातियां जो है वो ज़्यादा मतदान कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर गोरे ज़्यादा मतदान कर रहे हैं, हिस्पैनिक और अश्वेत लोग जो है वो कम मतदान कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमने आंकड़ा देख लिया। और भारत में आम लोग चुनावों में बहुत महत्व देते हैं और उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का जो है कुछ ना कुछ महत्व है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है और 18% को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 15% को कुछ पता ही नहीं है। चलिए, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, या चलिए ये चौथा भी पढ़ लेते हैं। साल दर साल चुनाव में संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 में चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। तो ये भाग लेने वाले सदस्यों का आंकड़ा है। तो चलिए देखते हैं चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही आते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है और आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ, इसकी खैर कुछ चुनौतियाँ भी हैं। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही होता है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीके से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है।
पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मामलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्थाओं की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीती जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, और उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। तो चलिए, ये कुछ कार्टून्स हैं जो कि चुनावी जो स्थितियां होती हैं, ये देखिए, आज ऐसा होता है और कल जो है ऐसा होता था। चलिए, इस तरीके से ये कुछ चित्रों के माध्यम से यहाँ पर कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ और व्यवहार कमोवेश एक से होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार जो है वो सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? तो यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ हैं, तो ये शब्दावलियाँ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी या फरेब क्या होती है? चुनावी धांधली। इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल दिए जाते हैं। एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डाल दिए जाते हैं और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें शामिल है। निर्वाचन क्षेत्र हमने पढ़ लिया है कि एक खास भौगोलिक क्षेत्र में के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। आचार संहिता क्या होती है? तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश जो होते हैं उसे ही आचार संहिता कहते हैं। तो ये हमने चैप्टर जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अब इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए ये प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसका प्रश्न पहला है, हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमें चुनाव की ज़रूरत, हमने पढ़ा पूरे अध्याय में कि हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। तो अब बात करते हैं चुनाव है क्या। तो जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, इसी व्यवस्था का नाम क्या है? चुनाव। चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं? तो चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं। किस किस तरीके से? वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार तथा उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें निम्न हैं। पहली शर्त, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो तथा हर किसी को मताधिकार को मत का समान मोल हो, यानी हर किसी के जो मत है उसका जो मोल है वो समान हो। दूसरा, चुनाव के कुछ विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनने में उतरने की पूरी आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी अपनी इच्छा से अपनी उम्मीदवार को चुन सकें। अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? तो ये हम जानते हैं 5 वर्षों बाद होते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं? तो सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन और एक छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं।
उपचुनाव किसे कहते हैं? कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे में खाली हुआ होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं या बांट लिया जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्र में बांट लिया गया है? तो इसमें टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। संसद सदस्य किसे कहते हैं? तो प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, जो कि संसद आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइन रूप में कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को, अच्छा ये तो हो ही गया था। प्रश्न 11वां है, लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो। तो हर वोट का बराबर मूल्य ही क्या है? लोकतांत्रिक चुनाव। विधायक किसे कहते हैं? विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उनको विधायक कहते हैं। निर्वाचित क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर क्षेत्र संसद और विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है लोकसभा में? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जातियों के लिए 41 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पाठ के अंदर से खोज करके आपके लिए बनाए गए हैं। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले बना ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। क्या कारण है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है? तो सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, यानी जो 17 साल का इस साल वो अगले साल जो है मतदाता बन जाएगा, तो उसके लिए उसका मतदाता सूची में नाम चढ़ाना भी ज़रूरी है। चलिए, वोट डालने का अधिकार होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। टिकट किसे कहते हैं? तो पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। टिकट मिलना यानी कि परमिशन मिलना, यानी मनोनयन हो जाना। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है? तो बहुत सारी चीज़ों का विवरण देना पड़ता है, जैसे उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं क्या, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसके उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति या देनदारियों का ब्यौरा भी देना पड़ता है। आगे है, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? तो लगभग 2 सप्ताह का समय वहाँ पर दिया जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी के 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, ये भी हमने पढ़ा। और 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में किसको नारा दिया था? जीवन जोतने वालों को। आगे देखिए, 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने किसका नारा दिया था? तेलुगु स्वाभिमान का। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी कौन से काम नहीं कर सकता? तो चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी पार्टी या उम्मीदवार मतदाता को प्रलोभन, घूस देना या धमकी देना ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उन्हें जाति और धर्म के नाम पर वो वोट नहीं मांग सकता। चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या फिर विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। हमारे देश के सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीज़ों को करने की मनाही है? तो सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करने से मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग वो नहीं कर सकते हैं। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना या शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले अथवा लोगों की सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव संरचना का वर्णन करो। देखते हैं, चुनाव का अंतिम चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना।
इस दिन को आम भाषा में चुनाव कहते हैं। मतदाता सूची में शामिल नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है। यह केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या सरकारी इमारत पर बना होता है। जब मतदाता केंद्र पर जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देता है, उसे वोट डालने की अनुमति प्रदान करता है। मतदान के लिए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाता है और मशीन के ऊपर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह देता है। मतदाता को जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को केवल एक बार दबाना होता है और मतदान पूर्ण हो जाने पर सभी वोटिंग मशीन को सीलबंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चुनाव के दिन अधिकांश खबर में किस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है? तो कौन कौन सी ऐसी गड़बड़ियाँ होती है? पहली बात तो मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, अमीर उम्मीदवारों की बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन का उपयोग करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना आदि। भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। तो भारत के चुनाव आयोग के अधिकार निम्नलिखित हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों को सजा देता है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना और अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल होता है। और क्या होता है देखिएगा, चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करो। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन निम्नलिखित है कि किस तरीके से लोग चुनाव में भागीदारी करते हैं। तो देखिएगा, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना मुख्यतः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने वास्तव में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है। भारत में अमीर और बड़े लोगों की अपेक्षा गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए ही वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके निर्धारित करने में उनके वोट का महत्व है। चुनाव में ज़्यादा मतदाताओं ने किसी न किसी प्रकार की भागीदारी ज़रूर की है। आधे से ज़्यादा लोगों ने स्वयं को किसी न किसी दल के नज़दीक अवश्य बताया होता है। तो चलिए, ये हमारा अध्याय जो है वो यहीं पूर्ण होता है और अगला अध्याय भी जो है संविधान और चुनाव प्रक्रिया यानी लोकतंत्र से रिलेटेड ही है। तो वो हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।